ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स के लेक्चर 3 से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जहां पे पिछले क्लास में छोड़े थे। तो पिछले क्लास में आप लोगों को स्नेल्स लॉ बताए थे। क्या बताए थे? स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या था? क्या था स्नेल्स लॉ? क्या था जी? बताइए। साइन आई बाई साइन आर, ये जो वैल्यू होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना? और इसका कहने का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत नहीं ना? तो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझना है कि जैसे हम अगर बोलते हैं, है ना, अगर बोल रहे हैं तो N21, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और अगर हम बोलते हैं N12, तो फिर हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। होगा? सही बात है। अब थोड़ा डायग्राम के तौर पे इसको समझ लो। मान लो जैसे ये एक बाउंड्री है, और ये आपका मीडियम 1 मान लो, और ये मीडियम 2 मान लो। क्या मान लो? मीडियम 1 मान लो, और इसको मीडियम 2 मान लो। मान लो एक रे ऑफ, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक इंसिडेंट रे हम मानते हैं कि गिरा। ठीक है, गिरने के बाद ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। ठीक है, ये एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बात बताओ, यहां पे अगर हम बोलेंगे N21 बराबर क्या होगा, इसको समझो अच्छे से। N21 बराबर क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, होगा ना? ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहीं पे N12 बराबर क्या होगा? साइन आर बाई साइन आई। इसको उल्टे तरीके से सोच सकते हो। अगर आप 12 लिखना चाह रहे हो तो मान लो कि सेकेंड मीडियम से लाइट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा बात है, फिर क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर उल्टा भेज देते हैं। ठीक है ना? तब उस केस में जो आई था वो अब क्या है? आर, N12 के केस में। और आई जो था वो क्या हो गया? आर जो था वो क्या हो गया? आई। लेकिन आपका जो 12, याद रखना सेकेंड मीडियम जो हम लोग ये चीज लिखते हैं ना, N21, तो लास्ट वाला जो मीडियम होता है उससे लाइट आते रहता है। तो अगर हम N21 लिखे थे तो फर्स्ट मीडियम से हम मान रहे थे लाइट आ रहा है टू सेकेंड मीडियम। लेकिन जब N12 लिखेंगे तो लाइट क्या मानेंगे हम? उल्टा जा रहा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या, अगर आप इसको इसी आई और आर के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे? तब तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई, हो जाएगा। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, और 1/N21 इज इक्वल्स टू N12। Refractive index of second medium with first, with respect to first medium, will be inversely proportional to refractive index of first medium with respect to second medium। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और बता, ये N21 है और ये N12 है। ठीक है, अब एक हम थर्ड मीडियम भी ले लिए। कौन सा मीडियम ले लिए? थर्ड। अब एक और मीडियम ले लिए। ठीक है, इसी में सेम टू सेम, इसी में हम एक और मीडियम ले लिए। थर्ड मीडियम लेने के बाद एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं N32, N32, ये क्या हो गया?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम होगा, ठीक है। तो ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? आप इसको 1 और 3 के टर्म्स में सोच सकते हो। आप इसको किसके टर्म्स में सोच सकते हो? 1 और 3, 1 और 2 के टर्म्स में सोच सकते हो। मतलब थर्ड मीडियम आपको दिया है तो वो भी फर्स्ट और सेकंड मीडियम के बेसिस पे निकाल सकते हो, ठीक है। ज्यादातर ध्यान आप लोग को देना है एंगल्स पे, ज्यादातर ध्यान किस पे देना है? एंगल्स पे देना है। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू ग्लास ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, एंड लैटरल शिफ्ट, एंड लैटरल शिफ्ट, एंड लैटरल शिफ्ट दोनों को देखो। ये देखो, ये आपका एयर से एयर में, ये मीडियम 1 यहाँ पे एयर है और मीडियम 2 यहाँ पे क्या लिया है? ग्लास लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 से ट्रैवल किया मीडियम 2 में, और फिर मीडियम 2 से वापस निकल के कहाँ चला गया? मीडियम 1 में। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सा बात है, मीडियम चेंज करेगा तो ये आई हो गया, है ना, I1। ये आपका क्या है? I1। और ये वाला आपका क्या है? R1। R1, R2 ये रहा। ये है पहला, हाँ, पहला बार जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट गया, ठीक है, और फिर रिफ्रैक्ट होकर के, रिफ्रैक्ट कहाँ पे हुआ? सेकेंड मीडियम में। तो उस केस को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को I1 लिए, R1 लिए। अब यहां से लाइट गया, नॉर्मल सा बात है, इसके बाद फिर मीडियम चेंज होगा, ठीक है। मीडियम चेंज होगा तो नॉर्मल सा बात है, लाइट वापस से किधर चला जाएगा? एयर की तरफ। नॉर्मल सा बात है, वापस से सेकंड से किस में जा रहा है? फर्स्ट में। और हम लोग क्या जानते हैं कि N12 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/N21। तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि R2 का वैल्यू जो होगा I1 के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं? I2 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो R1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? R1 के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप दो तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये दोनों नॉर्मल है, अगर इन दोनों को हम एक्सपैंड कर दें तो ये पैरेलल लाइंस हो गए। और ये वाला जो आपका, इसको बोल सकते हो ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब I2 और R1 क्या होगा? इक्वल होगा। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो ज्योमेट्रिकली R2 इज इक्वल टू I1 भी इसमें से पता कर सकते हो, अगर पुराने वाले ट्राइंगल्स वाइंगल्स के याद है, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो, यहां पे अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ये लाइट सीधा सीधी पास हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ग्लास स्लैब था तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, इसी का पैरेलल में कुछ दूरी बाद से निकला है। पैरेलल क्यों निकला है ये तो समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जिस मीडियम से वो गया था दूसरे मीडियम में, उसी मीडियम में लास्ट में क्या आ गया? वापस आ गया। तो एंगल जो शुरुआत का इंसिडेंस था और लास्ट का रिफ्रैक्टेड एंगल, वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो नॉर्मल सा बात है, लाइन जो बनेगा आपका, मतलब लास्ट में जो रे निकलेगा वो तो पैरेलल होगा, ये बात सिर्फ है। उन दोनों के, मतलब बिना ग्लास के वो जो रे ऑफ लाइट पास करता, और ग्लास रहने पे जो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन था, उन दोनों के बीच का जो दूरी होगा, जब पैरेलली वो दोनों मूव कर रहे होंगे, दैट इज नोन एज लैटरल शिफ्ट। उसी को क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, एक और फेनोमेनन है। अच्छा, लैटरल शिफ्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं करवाए हैं, है ना। अगर होगा तो हम किसी क्लास में करवा देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये एक वाटर का टैंक है, ग्लास टैंक समझ लो। क्या टैंक है? ग्लास टैंक है। वाटर वाटर टैंक समझ लो, वाटर लेवल है, बेसिकली वाटर लेवल है। इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बॉटम पे, लेकिन उसका इमेज कहाँ बन रहा है?
ऊपर। ये तुम लोग देखे होगे कि भरे हुए ग्लास में अगर मान लो कुछ डूब गया है और उसको ऊपर से देखने का कोशिश करो, साइड से देखने का कोशिश करो, तो हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यू विल ऑब्जर्व कि ऑब्जेक्ट का हाइट, जो इमेज थोड़ा लेवल से ऊपर दिखता है। जो वाटर का लेवल होता है उससे थोड़ा सा क्या दिखता है, ऊपर दिखता है। तो दिस इज ऑल्सो फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। ठीक है, जैसे ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो इसका इमेज देखो कहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर इस साइड से देखा तो उसको ऑब्जर्वर का कहाँ इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखो, इमेज जितना डेप्थ में तुमको हाइट में दिखता है, ठीक है, इमेज जितना हाइट में तुमको दिखता है, ठीक है, इमेज जितना हाइट में तुमको दिखेगा, समझ लेना है कि इमेज जिस जिस हाइट जिस डेप्थ पे दिख रहा है उसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। और ऑब्जेक्ट जिस डेप्थ में एक्चुअली रखा होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से, समझ? ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अपेरेंट डेप्थ हुआ H1, है ना, ये आपका क्या हुआ, H1 हुआ। अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये H1 है और ये H2 है। तो H1 आपका अपेरेंट डेप्थ है और H2 आपका रियल डेप्थ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉरी, H1 आपका रियल डेप्थ, उल्टा बता दिए, ठीक ना। H1 आपका क्या है, हाँ रियल डेप्थ, ठीक है, क्या है आपका, रियल डेप्थ है। ठीक है, याद रखिएगा H1 आपका रियल डेप्थ है, ठीक है, और अपेरेंट डेप्थ क्या मान रहे हैं, उल्टा दिया हुआ है क्या, H2 है। ठीक है, रियल डेप्थ क्या है आपका, H2 है, और अपेरेंट डेप्थ क्या है, H1 है। ठीक है, तो अपेरेंट डेप्थ का आप फॉर्मूला चाहो तो आप मतलब ऐसे डिराइव भी कर सकते हो चाहोगे तो, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में यूज किया तो उसको यूज कर सकते हो। जो अपेरेंट डेप्थ होगा, ठीक है, वो बराबर होता है आपका रियल डेप्थ और डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है मेरे ख्याल से, इतना चीज पॉइंट आज समझ में आ गया है ला? ठीक है, आगे बढ़े। इसी तरह एक और रिफ्रैक्शन का बहुत, देखो सब रिफ्रैक्शन के ही एग्जांपल्स आप लोग को बताते जा रहे हैं। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, ये क्या था, ये था व्हेन वी विजुअलाइज, है ना, और व्हेन वी ऑब्जर्व एनीथिंग इन वाटर, एनीथिंग इन एनीथिंग इन वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज। क्लियर। और उसके बाद एक और है जो आप लोग मेरे ख्याल से टेंथ में भी पढ़े थे, दैट इज और मेरा सन जो उगता है हमें थोड़ा लेट में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देख सकते हैं कि जैसे सन जो एक्चुअली it has not it is not above the horizon also, but the person on the earth is seeing it above the horizon। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सन उगने से पहले ही हमें दिख जाता है, सनराइज हमें पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, और इसी तरह सनसेट क्या होता है, डिलेड होता है। ये सिर्फ आपका एग्जांपल एक दिया हुआ है। तो दो चीजें हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। So these are the basically you can say the applications of refraction. These are what? Applications of refraction. कोई दिक्कत? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को एक डेरिवेशन कराएंगे, है ना, मस्त वाला, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाइए। बोल रहा था अर्थ टेक्स 24 hours टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस, हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 degree व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ।
ठीक है, when viewed from the earth, that is what it is today। आप अर्थ पे हो, आप अर्थ पे हो, ठीक है, आप किस पे हो, अर्थ पे हो, और आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सन को। किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सन। अर्थ, और ये क्या हो गया आपका, सन। तो बना देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो बात ये है कि अब सन घूम रहा है कि अर्थ घूम रहा है, हाँ अर्थ घूम रहा है, और ये टोटल टाइम कितना लेता है, 24 आवर्स लेता है। तो ये बोल रहा है कि मान लो आप अर्थ पे खड़े हो, तो अर्थ पे खड़े होगे तो सन का जो शिफ्ट होगा वो 1 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें सोचना नहीं होगा ज्यादा। 360 डिग्री के लिए कितना लगा, 24 आवर्स, ठीक है। तो फिर नॉर्मल सा बात है, 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा, 24/360 आवर्स, आवर्स। ठीक है, 1 डिग्री के लिए कितना, शिफ्ट के लिए कितना, इतना टाइम लगेगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया, हाँ 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 15 30, मतलब हो गया 1/15 आवर्स। कितना हो गया, 1/15 आवर्स। कोई दिक्कत, या फिर इसको चाहो तो आप मिनट में भी चेंज कर सकते हो, मिनट में भी आंसर कर सकते हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी देखते हैं, तो उससे पहले एक बहुत ही मस्त आप लोग के ये में दिया, उसको सीखते हैं हम लोग, समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलो, याद रखिएगा कि जितने एप्लीकेशंस आप लोग को बताए हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जांपल्स में पूछते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में या फिर एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दीज ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट वन, ओके। सो नेक्स्ट में आ जाते हैं, चलिए। ओके, सो द ड्राउनिंग चाइल्ड, लाइफ गार्ड एंड द सिलेंसियो, है ना, तीनों को एक साथ करके समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखो, ये जी पोजीशन है जहां पे गार्ड है, ठीक है, और ये एक स्विमिंग पूल है मान लो, ठीक है, जिसमें ये सी चाइल्ड है, और ये डूब रहा है। ये क्या कर रहा है, डूब रहा है। एक ग्राउंडमैन इसको बचाने के लिए जाएगा। इसमें 3 पाथ दिया हुआ है, एक है पाथ आपका GC, एक है पाथ आपका GXXC, दिख रहा है, और क्लियर है ना, कोई डाउट है। 2 पाथ, सॉरी, 3 पाथ नहीं, 2 पाथ दिख रहा है। क्वेश्चन तुम लोग से एक सिंपल सा पूछा गया है, पहले बता लो उसके बाद फिर आंसर देते हैं। इसमें से गार्ड कौन से डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, गार्ड कौन से डायरेक्शन को फॉलो करेगा, वो जल्दी से जल्दी चाइल्ड तक पहुंच सके। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, क्या चीज नहीं समझ। हाँ एक्चुअली ये GXXC होगा, है ना, कौन सा होगा, GXXC। लेकिन इसको समझते हैं। मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा ये दो अलग अलग मीडियम है, तो ये मान लो एयर है आपका, ये क्या है आपका, वाटर। ये क्या है आपका, वाटर। तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ गार्ड। यहाँ पे कौन दौड़ रहा भाई, गार्ड, है ना, गार्ड इन एयर, इन एयर इज V1, ठीक है, इज V1, ठीक है। और सिमिलरली एंड इन वाटर, इन वाटर इज V2। अगर हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछते बेटा इन दोनों में से कौन सा कम होगा, तो क्या बोलोगे, V1 कम होगा कि V2 कम होगा।
V2 कम होगा, ठीक है। पानी में वेलोसिटी कम होता है, जनरल एक मतलब आप ऐसा बोल दो, ऑब्जर्वेशन हम लोग बहुत दिन से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, ठीक है। लाइट के साथ भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि गार्ड कहाँ जल्दी पहुंचेगा, तो लाइट तो सेम ही है। आप लाइट के वेलोसिटी के टर्म्स में सोचो या गार्ड के वेलोसिटी के टर्म्स में, दोनों आपका रिजल्ट वही आएगा। तो अब एक बात बताओ, और यहाँ पे जीएक्स को मान लो L1 और एक्सी को मान लो L2, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका टाइम टेकन कितना हो जाएगा उस पर्टिकुलर पाथ से, हो जाएगा L1 बाई V1, ठीक है, प्लस L2 बाई V2 हो जाएगा। ये तो समझ गए, ठीक है। ये आपका टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है, दोनों डिस्टेंस के बेसिस पे। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कौन सा वेलोसिटी ज्यादा होगा। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे आपका दोनों का वेलोसिटी दे दिया है, तो यहां से बताओ तो साइन आई बाई, बेसिकली यहाँ तो अब वो दौड़ रहा है, लेकिन तो भी साइन आई बाई साइन आर, आई कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये आई है ना, और आर कौन सा है, ये आर है, ठीक है। ये क्या है आपका आर है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर हो, हाँ हाँ, नॉर्मल से एंगल लेते हैं, कहाँ से एंगल लेते हैं, नॉर्मल से, तो ये वाला एंगल, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, N21 होता था, वेलोसिटी के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 बाई V2, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा V1 बाई V2, क्या हो जाएगा V1 बाई V2, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। एंगल्स भी समझ गए, यहाँ पे कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। अब इसमें अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को समझ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा देखा गया आफ्टर डूइंग ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट हैज बीन फाउंड कि अगर वो सीधा सीधी जाता, जीएससी के पाथ से जाता, तो उसको ज्यादा टाइम लगता, और स्नेल्स लॉ को फॉलो करके अगर जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा। तुमको बस क्या है कि तुमको मैथमेटिकल टर्म्स में टी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, और तुमको पता कर लेना है कि भाई वो वाला जो आपका टाइम होगा वो मिनिमम किस केस में लगेगा। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद देखा गया कि टाइम मिनिमम उस केस में लगता है जिस केस में आपका क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ फॉलो होता है, जिस केस में आपका स्नेल्स लॉ फॉलो होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। टाइम है समझ करके इस चीज को देखा गया, ये वैल्यू आपका मिनिमम कब आया, जब स्नेल्स लॉ फॉलो होता है। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया। तो यही चीज आप लोग को इसमें दिया गया है, ठीक है, क्लियर है ना। कोई डाउट है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और अच्छा एक बात और, V1 बाई V2 है ना। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा कहाँ पे होगा, फर्स्ट मीडियम में ना सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ मिलेगा, सेकंड मीडियम में। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, N21 भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के टर्म्स में भी आपको एक फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कोई दिक्कत, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई डाउट है इसमें, वेरी मच क्लियर, अच्छा से क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा उससे पहले एक और बात आप लोग को इंपॉर्टेंट बता दें, कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर आप ऑब्जर्वेशन से समझे क्या। इस ऑब्जर्वेशन से समझ में ये आता है कि भले ही क्या हो, लाइट हो, भले ही क्या हो, लाइट हो, कोई पार्टिकल हो, लाइट मतलब वेव समझ लो, वेव हो, पार्टिकल हो, या ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। ओ भैया टाइम उसको शॉर्टेस्ट टाइम कब लग रहा है, जब स्नेल्स लॉ आपको फॉलो हो रहा है। क्लियर है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से, कोई दिक्कत। और साथ में आपको टाइम पीरियड का दिया है, तो इससे क्वेश्चंस भी बन सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है आपका, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एक मीडियम टू है जो कि रेयरर मीडियम है, एयर। और यहाँ पे वन मीडियम को क्या लिया गया, डेंसर मीडियम लिया गया है। ठीक है, मीडियम टू को क्या लिया गया, रेयरर मीडियम। और मीडियम वन को क्या लिया गया, डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करता है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है। रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इसको मत भूलना, है ना। ये वेलोसिटी के टर्म्स में इसको विजुअलाइज भी चाहो तो इजीली कर सकते हो। अगर रेयरर से डेंसर जाएगा तो आपका रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम डेंसर से रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। अब देखो यहाँ पे आपका, अगर अगर सीधा सीधी रे ऑफ लाइट गया तो वो क्या हो गया, सीधा सीधी आ गया, मतलब कोई डायरेक्शन में उसका चेंज नहीं आया। अब देखो यहाँ पे जब उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से देखें तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका मतलब तुम मेरे को बताओ, आर का वैल्यू ज्यादा है ना आई का। यहाँ पे आर ज्यादा होगा ना आई। डेंसर से रेयरर जा रहा ना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और नॉर्मल सा बात है, आई जितना बढ़ाओगे आर का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा और बढ़ेगा। तो देखो आई हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं, आर आपका उतना, आर डैश मतलब जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो उतना ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। धीरे धीरे करके जब आई को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये आई वन मान लो, ये आई टू मान लो, ठीक है, बढ़ाएंगे, एक टाइम आएगा, एक एक कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया तो नॉर्मल सा बात है, फिर रे ऑफ लाइट कहां आ जाएगा, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। और जब ऐसा होता है तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाई रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, व्हाई रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। बेसिकली हाँ रिफ्लेक्शन पे है, लेकिन एक बात बताओ, जब रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ गया, जब दूसरा मीडियम में गया ही नहीं, तो रिफ्रैक्शन का टर्म हम लोग बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। लेकिन तो भी ये रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी से ही हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब ये हुआ है, इसका कारण रिफ्रैक्शन है ना। क्यों, क्योंकि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा दे दिया कि अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा होने के दौरान वो रे ऑफ लाइट दूसरा मीडियम में ट्रैवल किया ही नहीं, वो उसी पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो गया, वापस आ गया। और इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, अलग अलग मीडियम में, सेम मीडियम। इसी वजह से इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे देखो टोटली रिफ्लेक्टेड रे क्या दिया है, टोटली रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ गए होगे। तो टोटल डिफाइन कैसे करोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन when the ray of light, हाँ, when a ray of light travels from
rarer to denser medium, sorry, denser to rarer medium, when a ray of light, when a ray of light, when a ray of light travels from denser to rarer medium, rarer medium, medium, if we take the angle of incidence, take the angle of incidence, angle of incidence more than critical angle, more than critical angle, then the ray gets reflected in the same medium, in the same medium, and the phenomenon is called, and the phenomenon is called total internal reflection. Phenomenon is called total इंटरनल रिफ्लेक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।